गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज कारक पाठ पूरा होने के बाद हम नया पाठ सर्वनाम पढ़ेंगे। हालांकि हिंदी फर्स्ट में हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के बारे में पढ़ते भी रहते हैं। तो आज उसी सर्वनाम के बारे में हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। बिल्कुल सरल सी बात है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। नीचे देखिए कुछ सर्वनाम शब्द हैं। मैं, हम, तुम, आप, वह, वे, यह, जो, कुछ, कोई, कौन, क्या आदि सभी सर्वनाम शब्द होते हैं। तो ये कुछ सर्वनाम शब्द थे जो आपके सामने आए हैं। अब हम आगे जानते हैं सर्वनाम के भेदों के बारे में। तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। वीडियो में आप देख रहे हैं सर्वनाम के नीचे भेदों को आपके सामने बताया गया है। तो सबसे पहला भेद होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक, पांचवा भेद प्रश्नवाचक और छठा होता है निजवाचक। अगर आप इसका कोई अच्छा सा चित्र बनाना चाहें तो आप चित्र भी बना सकते हैं। समयाभाव के कारण मैं आपको बिल्कुल सरल तरीके से इनको आपके सामने रख के प्रस्तुत कर रही हूँ। अब सबसे पहले हम जानते हैं सर्वनाम के पुरुषवाचक भेद के बारे में। पुरुषवाचक किसी पुरुष विशेष का बोध कराने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं। उन तीनों के नाम हैं, पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा होता है अन्य पुरुष। तो सबसे पहले हम जानते हैं उत्तम पुरुष। जो पुरुषवाचक सर्वनाम का पहला भेद है उसकी परिभाषा। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला स्वयं अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा, मुझको आदि। और इसका उदाहरण है मैं स्कूल जा रही हूँ, हम स्कूल में खेलने जा रहे हैं। एक और बात, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के लिए जो इसमें बताई गई है पुरुषवाचक के तीनों प्रकारों के लिए साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति भाषण दे रहा है, हमारे मोदी जी दे रहे हैं, तो वो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अर्थात जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो बोलने के लिए, तो वो उत्तम पुरुष के लिए प्रयोग होंगे। दूसरे, जो लोग सामने उनकी बातों को सुन रहे हैं वो मध्यम पुरुष होंगे। तीसरा, जिनके बारे में वो बता रहे हैं वो अन्य पुरुष कहलाएंगे। तो अब मध्यम पुरुष की परिभाषा के बारे में देखिए। बोलने वाला व्यक्ति सामने उपस्थित व्यक्ति को संबोधित करने के लिए जिन सर्वनाम या जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम, तुम्हें, तुम्हारा, आप, आपका आदि। और वाक्य में उदाहरण देखिए, तुम स्कूल जा रहे हो, तुम्हें मन लगाकर पढ़ना चाहिए। अब अन्य पुरुष के बारे में बताते हैं आपको। अन्य पुरुष की परिभाषा देखिए। जिन सर्वनाम शब्दों को किसी अन्य व्यक्ति के बारे में कुछ कहने के लिए प्रयोग किया जाता है उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, वे, उसे, उसका, उन्हें, उनका, यह, ये आदि। उदाहरण देखिए अन्य पुरुष का। वे मेरी कक्षा अध्यापिका है। तो ये थर्ड पर्सन जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, एक प्रकार से उसके लिए कहा जाता है अन्य पुरुष। उसे मन लगाकर पढ़ना चाहिए। तो यहाँ इस प्रकार हमारे ये पुरुषवाचक सर्वनाम के तीनों भेद पूरे हो जाते हैं। अब दूसरा भेद देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं। ध्यान रखिए, एक शब्द आ रहा है निश्चयवाचक सर्वनाम में, निश्चित और निश्चयवाचक सर्वनाम इसका नाम भी है भेद का। तो जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरा, इन्हें संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। जैसे यह, वह, वे आदि। तो अब इसका उदाहरण देखिए। ये मेरे पिताजी हैं, वह रवि की पेंसिल है। ठीक है बच्चों। अब अगला भेद है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए। निश्चित में निश्चित व्यक्ति का होता है, अनिश्चय में निश्चित व्यक्ति का बोध नहीं होता है या वस्तु का नहीं होता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई कुछ शब्द इस के जो वाक्य बनाए जाते हैं उनमें आते हैं। उदाहरण, चाय में कुछ पड़ा है, बगीचे में कोई खड़ा है। चौथा भेद देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द वाक्य के दूसरे सर्वनाम से संबंध प्रकट करता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो के साथ वह, जो के साथ सो और जिन्हें के साथ वे आदि शब्द प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पर उदाहरण देखिए, जो सोता है वह खोता है, जो मेहनत करेगा सो पुरस्कार पाएगा। पांचवा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कौन, कहाँ, कैसा, क्या आदि। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम के वाक्य, तुम कहाँ गए थे, वहाँ कौन खड़ा है। अंतिम भेद है हमारा निजवाचक सर्वनाम। व्यक्ति अर्थात कर्ता, जो कार्य करने वाला है, कर्ता के द्वारा अपने लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनामों को निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे अपना, अपनी, अपने आप, स्वयं, खुद, आप आदि। वाक्य देखिए, मैं अपने आप पढ़ती हूँ, तुम्हें अपना गृह कार्य खुद करना होगा। तो इस प्रकार ये हमारे सर्वनाम के 6 भेद परिभाषा एवं उदाहरण सहित हो जाते हैं। तो एक बार हम पुनः इनका दोहरान कार्य कर लेते हैं। सबसे पहले हमने सर्वनाम की परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहले किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग होने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जो सर्वनाम किसी निश्चित प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का पता न चले उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और जो सर्वनाम शब्द परस्पर संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। और जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता अपने साथ संबंध बताने के लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अब हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए आप, दिए गए वाक्यों के रिक्त स्थानों में उचित सर्वनाम शब्द भरने हैं। तो पहला जो आपका है, सबके आगे जो खाली स्थान में आना था मैंने राइट लगा दिया है। यदि आपको इस प्रश्न में कोई परेशानी होती है तो आप पढ़कर देख लीजिए और मुझसे आप पूछ सकते हैं। तो पहले में आएगा, इस स्टेशन पर कौन मिलने आएगा। दूसरा, चूहे ने अपने आप सारा जाल काट डाला। तीसरा, वहाँ एक बरगद का पेड़ है। अगला, किन्हीं कारणों से वह काम नहीं कर पाया। तुम भी हमारे साथ शिमला चलो, जैसा करोगे वैसा ही फल मिलेगा। तो अब यहाँ पर पहला प्रश्न पूरा होने के बाद अगला प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न आप एक बार छोड़ देंगे। तीसरा प्रश्न देखिए, अभी हमने जो किया है सर्वनाम को उसके भेद के साथ पढ़ा था, बिल्कुल वही प्रश्न आ गया है। तो यहाँ पर ये आपकी सुविधा के लिए मैंने इस प्रश्न को हल कर दिया है, तो आप इसको देखकर समझकर कर लेंगे। अगला प्रश्न है चौथा, यहाँ पर आपको दिए गए सर्वनाम के भेद के अनुसार वाक्य बनाने थे। ये वाक्य भी मैंने आपकी सुविधा के लिए बना दिए हैं। अब पांचवा प्रश्न देखिए। पांचवें प्रश्न में आपका पहला प्रश्न है, सर्वनाम की परिभाषा अपने शब्दों में लिखिए, जो कि हमने अभी अभी पढ़ी है। तो ये आप अपने आप करेंगे प्रश्न। दूसरा, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, प्रत्येक का नाम लिखिए, ये भी आप स्वयं करेंगे। तीसरा, निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा लिखिए, ये भी मैंने आपको अभी अभी 2 बार बताई है। अंतिम प्रश्न है घ, संबंधवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग क्यों किया जाता है, स्पष्ट करें। तो यहाँ पर केवल प्रश्न को घुमाकर आपके सामने रखा गया है। यहाँ पर हम कह सकते हैं, जिन सर्वनाम शब्दों का परस्पर किसमें, संज्ञा और सर्वनामों में संबंध बताने के लिए प्रयोग किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात
संबंधवाचक सर्वनामों का संबंध बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार आज हमारा सर्वनाम का पाठ पूरा होता है। एक बार पुनः ध्यान से सुनिए। आप इस पाठ में सारी परिभाषाएं और उनके उदाहरण और प्रश्न अभ्यास आज के गृह कार्य के रूप में करेंगे। कल हम इससे अगला पाठ पढ़ेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।